नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आशुबेल की सीखने का सिद्धांत। तो आशुबेल की सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत हम ये समझने वाले हैं कि आशुबेल जो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अगर सीखने की बात करते हैं तो सीखने में किस प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। इस थ्योरी में बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं सीखने का, तो सीखने में क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो इसको शुरू से समझने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में समझेंगे, ठीक है, कि आशुबेल का जो थ्योरी है वो किस प्रकार से शुरू हुआ था और इसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट था, उस सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। साथ में इसका क्या लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को भी समझने वाले हैं। टीचिंग प्रोसेस में इस थ्योरी को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, वो सारे प्रोसेस को, सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आशुबेल थ्योरी का जो डिटेल्स यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सारी चीज़ें हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, आपका शिक्षा के दृष्टिकोण से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर एजुकेशन की बात करते हैं, सीखने सिखाने की बात की जाती है, तो वहाँ पे इस थ्योरी का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए और थ्योरी में ऐसे क्या क्या चीज़ें जो विशेष रूप से है टीचिंग प्रोसेस को काफ़ी ईजी बना सकता है। आप कहीं कोई चीज़ को सिखाने की बात करते हैं तो उसको आसानी से कोई चीज़ को आप सिखा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशुबेल की सीखने के सिद्धांत। तो आशुबेल थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका किस प्रकार से इसका शुरुआत हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो आशुबेल थ्योरी के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो आशुबेल का पूरा नाम क्या है, डेविड पॉल आशुबेल पूरा नाम है। तो डेविड पॉल आशुबेल ने सीखने के जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत का निर्माण किया, ठीक है। इन्होंने बताया है अगर सीखने की बात करते हैं, है ना, कोई चीज़ को सीखने या फिर सीखने सिखाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखते समय, है ना, व्यक्ति में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ को सीखता है तो उसका जो उसका जो मनोदशा है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ों के यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो सीखने की प्रक्रिया में जब नए पाठ को विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उस नए पाठ का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या है कि नई चीज़ों को सीखते हैं, कुछ पुराना नॉलेज भी उसके साथ में रहता है, ठीक है। तो इस दोनों को इस प्रकार से जोड़ना होता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सके। तो इससे क्या होता है, फिर क्या होता है कि नई चीज़ों को वहाँ से आप सीखते हैं। तो ये बात कहा गया है कि ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में जब पुराना जो आपको नॉलेज है, कुछ नए नॉलेज को आप वहाँ पे गेन करें तो पुराना नॉलेज क्या करता है, उसमें सपोर्ट करता है। उसके बीच पे क्या होता है, कुछ नई चीज़ों को वहाँ से हमेशा आप सीखते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इन्होंने ये भी बताया है कि जो विद्यार्थी है उसके पास क्या होता है कि पूर्व ज्ञान जितने भी होते हैं उसका भंडार होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, संज्ञानात्मक संरचना या फिर संज्ञानात्मक संरचना के अंतर्गत क्या होती है कि नई चीज़ें या पुराने चीज़ों का अनुभूति होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण, ठीक है, आत्मसातकरण। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, है ना, जो नई चीज़ों को सीख रहे हैं, उस सीखने को क्या होती है, उसमें अनुभूति प्राप्त होती है जो सार्थक रूप से होना चाहिए, सार्थक रूप से वो जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या हम लोग बोलते हैं आत्मसातकरण या फिर सिमुलेशन, है ना। सिमुलेशन के अंतर्गत ये भी चीज़ देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ आप कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं, है ना, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ों को इस प्रकार से रिलेट करना है कि दोनों का मीनिंग जो है एक मीनिंगफुल उसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उससे आप नई चीज़ों को वहाँ पे सीख पाएंगे। बात समझ में आया। जैसे कि वैसे बच्चा, है ना, जो साइकिल चलाने के लिए जानता है, ठीक है, वैसे बच्चा जो साइकिल चलाने के लिए जान रहा है ना, तो बाइक को काफ़ी ईजी वे में चला पाएगा, क्योंकि साइकिल चलाने समय वो बैलेंस करने के लिए सीख गया, है ना, वो बैलेंस करने के लिए वो वहाँ पे सीख गया। जब वो बैलेंस करने के लिए सीख गया तो आसानी से वो क्या होगा कि उस साइकिल को वो वहाँ पे साइकिल के बेस पे, है ना, बाइक को आसानी से चला पाएगा। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि नया नॉलेज और पुराना नॉलेज जो है एक दूसरे के साथ में सार्थक रूप से ज्वाइंट हो जाता है या जोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि
उस व्यक्ति या उस विद्यार्थी के अंतर्गत क्या होता है, आत्मसात करने की जो संज्ञा है, या फिर बोल सकते हैं आत्मसात कर पाता है उस नए चीज़ों को, वो उसको ग्रहण कर पाता है, उसको समझ पाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के बेस पे ये भी कहा गया है कि कक्षा शिक्षण की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? कक्षा शिक्षण की बात करते हैं। एक क्लासरूम में जाके वहाँ पे आप टीचिंग करते हैं, अगर उसकी बात की जाती है तो इस सिद्धांत के बेस पे ये कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण सीखने या फिर बोल सकते हैं कि शाब्दिक सामग्री के संबंध रखा या रखता है। ठीक है, अर्थपूर्ण सीखने का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं वो सभी चीज़ को वास्तविक लाइफ से उसको रिलेट कर सके, है ना। अशाब्दिक सामग्री मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें वहाँ पर समझाने की बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी चीज़ों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका क्लास शिक्षण या फिर क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो आप सही तरीके से कर पाएंगे। इसके द्वारा बताया गया है, आशुवेल के अनुसार ये सारी चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, इस थ्योरी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते तो वो क्या था, तो डेविड पॉल आशुबेल, पूरा नाम क्या है, डेविड पॉल आशुबेल, इन्होंने जो है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी के माध्यम से, है ना, यह स्पष्ट किया है। किसके माध्यम से? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, बताया कि अगर मुझे यह जानने का एक विकल्प दिया जाए कि कोई विद्यार्थी क्या सीखने जा रहा है तो मैं जानना चाहूँगा कि वह पहले क्या जानता है। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है, अगर वो कुछ नए चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है, सीखने जा रहा है, तो सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत होगी कि वो पहले से क्या जान रहा है। जो भी चीज़ पहले से जानेगा उसी के साथ में नई चीज़ों को वहाँ पर रिलेट करके कुछ नए चीज़ों को वहाँ पर सिखाया जा सकता है। तो ओल्ड नॉलेज के साथ में आप न्यू नॉलेज को जोड़ते हैं वहाँ पे, और उस नॉलेज को इस प्रकार से जोड़ना चाहिए जिससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से रिलेट कर सके, एक दूसरे से संबंधित हो सके, और वहाँ से क्या होगा, वो नए नॉलेज के बारे में सीख पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए थे कि वैसा बच्चा जो साइकिल चलाने के लिए जानता है ना, तो साइकिल चलाने के लिए जानता है तो वो क्या होगा, बाइक भी आसानी से चला पाएगा, क्योंकि साइकिल चलाने समय वो बैलेंस करने के लिए वहाँ से सीख गया था, किस प्रकार से ब्रेक लगाना है, किस प्रकार से बैलेंस करना है, किस प्रकार से मोड़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ साइकिल चला रहा था तो वहाँ से वो सीख लिया था, तो बाइक को काफ़ी आसानी से सारी चीज़ों को कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है पॉइंट इसी में, यह जो सिद्धांत क्या बताता है, यह सिद्धांत पूर्व ज्ञान या पर आधारित होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज पर ये सारी चीज़ें आधारित होती है कि जिस प्रकार का उसका प्रीवियस नॉलेज होगा उसी प्रकार से वो सारी चीज़ों को, नए नॉलेज को वहाँ से समझ पाएगा, उसको रिलेट कर पाएगा। अधिगम का जो सार इस प्रकार से यहाँ बताया जा सकता है कि नया ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए। ठीक है, इस थ्योरी का जो मेन पर्पस या मेन बोल सकते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर ये देखने मिलता है कि जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उस पुराने नॉलेज जो है, उस पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ में इस प्रकार से जोड़ना है कि वो अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ सके, जिससे क्या होगा कि सीखने का जो तरीका है वो आसान हो सकेगा और बच्चे और कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, आशुबेल ने इस सारी थ्योरी के बेस में सारी चीज़ों को समझाए हैं, तो इन्होंने जो सिद्धांत बताया उस सिद्धांत का 4 प्रकार है। ठीक है, वो जो थ्योरी है उस थ्योरी के कितने प्रकार हैं, 4 तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। पहला पॉइंट क्या है, अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग की बात की गई है। दूसरा क्या बात की गई है, अधिग्रहण सीखना। ठीक है, रिसेप्शन लर्निंग की बात की गई है। तीसरा क्या है, रटकर सीखना या रोट लर्निंग की बात की गई है। और सबसे लास्ट क्या है, अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग की बात कही है। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं कि सारी चीज़ें किस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर अर्थपूर्ण सीखने की बात करते हैं तो आशुबेल ने ये समझाए हैं कि अगर अर्थपूर्ण सीखना ही अगर बात की जाती है तो अर्थपूर्ण सीखना का जो रियल मीनिंग क्या निकल कर आता है कि अर्थपूर्ण आत्मसात्करण करने की बात कही जाती है। आत्मसात्करण करने के मतलब क्या होता है कि कोई नई चीज़ों को आप उसको समझ के उसको अपने व्यवहार में उसको ला लिए और उससे को सारी चीज़ों को, उसी चीज़ों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगे। तो एक मीनिंगफुल एसिमिलेशन की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि बालक किसी भी विषय या पाठ को समझकर आत्मसात करता है और उसका संबंध पूर्व ज्ञान
से जोड़ देता है। ठीक है, अगर आत्मसातकरण करने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेसन, किसी भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीखने की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होती है कि वो सारे समझ के उसको आत्मसात करता है ना, अपने व्यवहार में उसको लाने की कोशिश करता है, और जो नए नॉलेज होता है और जो पुराने नॉलेज होता है उसके बीच का जो रिलेशन वो सही तरीके से वहाँ पे जोड़ के देखता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो जो सीखने की प्रोसेस है वो आपका अर्थपूर्ण सीखना या फिर मीनिंगफुल लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में कि आशुबेल ने जो अर्थपूर्ण सीखने के लिए जो बात कही गई है उसका मुख्य रूप से 2 बातें निकल के यहाँ पे आती है। पहला क्या होता है कि अर्थपूर्ण सीखने की मानसिक तत्परता, और दूसरा क्या होता है अर्थपूर्ण विषय। अब यहाँ देखिए 2 बातें हो रही है। पहली चीज़ क्या हो रही है कि अर्थपूर्ण सीखने का मानसिक तत्परता, अर्थात कहने मतलब ये है कि वैसा व्यक्ति जो सीखने के लिए तैयार है, हमेशा तत्पर है, किसी मानसिक रूप से, मेंटल लेवल से, अगर मेंटल लेवल से वो तैयार है कोई भी चीज़ को सीखने के लिए, और साथ में जो उसका टॉपिक है वो टॉपिक भी सही है ना, जो विषय को सीखना चाह रहा है वो भी क्या है एक मीनिंगफुल सेंस में वो सारी चीज़ें हो रही है, तभी क्या होगा वो सारी चीज़ों को आसानी से सीख पाएगा और उसमें नए नॉलेज को वहाँ पे गेन कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, इस पॉइंट इसी में देखिए कि अध्यापकों को चाहिए कि पढ़ाए जाने वाले विषय का चयन, संगठन और प्रस्तुतिकरण इस तरीके से करे कि विद्यार्थी के लिए अधिक से अधिक अर्थपूर्ण हो सके। जो भी चीज़ टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक के बारे में आप वहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं, कहाँ किसी भी क्लासरूम में या फिर कहीं पर भी, है ना, जो टीचर जो भी चीज़ बताना चाह रहा है, तो जो भी टॉपिक का चयन वो किया हुआ वो कैसा होना चाहिए, एक संगठन और प्रस्तुतिकरण लायक होना चाहिए, जो अर्थपूर्ण हो। ठीक है, जो अर्थपूर्ण हो। दैट मीन्स का यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है लेसन प्लान का, कि जब क्लास में आप जाते हैं तो क्लास में जाने से पहले आप प्लानिंग कीजिए कि आप जो टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ाने का प्रोसेस वहाँ पे क्या होगा और किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से किसी भी टीचिंग एड का यूज करना है ना, किस प्रकार से किसी मॉडल को यूज करना है, किस प्रकार से वहाँ किसी टेक्निक को यूज करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अध्यापक जो है बालकों में ऐसी मानसिक तत्परता पैदा कर सकते हैं जिससे वह अर्थपूर्ण ढंग से सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये भी कर रहे हैं कि अगर बालक ऐसा बालक है जो मानसिक रूप से क्या है कि तैयार नहीं है सीखने के लिए, तो टीचर जो है वो टीचर क्या कर सकता है, उस तरह का सिचुएशन, उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है और वहाँ से क्या हो सकता है सीखने का जो प्रक्रिया है उसको आराम कर सकता है, उसके लिए हमेशा उसको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अधिकरण सीखना। ठीक है, तो अधिकरण सीखने की बात की जा रही है, इसमें क्या बताया गया है कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, सीखने वाली जो जितने भी सामग्री बोलकर या लिखकर दी जाती है, जो भी चीज़ वो सीखते हैं, है ना, उससे कैसा होता है या तो बोलकर सीखेगा या फिर लिखकर सारी चीज़ें होती है। तो विद्यार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है, अर्थात ये जो भी चीज़ वो सीख रहा है ना, चाहे वो कोई चीज़ को बोल के सीख रहा है या फिर कोई चीज़ को वहाँ पे क्या कर रहा है लिख के सीख रहा है। ठीक है, या तो ये कर रहा है या तो ये कर रहा है, तो जो भी चीज़ को वहाँ से वो सीख रहा है वो सीखने के साथ साथ क्या है उसे आत्मसात कर रहा है। दैट मीन्स अपने जो उसको बिहेव है ना, उस बिहेव में क्या कर रहा है उसको शामिल कर रहा है। तो जो अधिकतर या देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि जो भी अधिकरण सीखना होती है वो सिर्फ क्या होता है रटकर ही संभव है, लेकिन जो आशुबेल ने बताया कि या सिद्ध किए, इन्होंने बताया है कि जो अधिकरण की बात करते हैं, कोई भी चीज़ को सीखने की बात करते हैं, उसको समाहित अपने आप में समाहित करने की बात करते हैं, वो रटकर ही नहीं वरन समझकर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है, कोई भी चीज़ को आप मेमोराइज कर रहे हैं तो सिर्फ मेमोराइज करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे ये भी हो रही है कि कोई चीज़ को आप आसानी से तभी समझ सकते हैं बिना रटे हुए। ठीक है, रट कर कोई चीज़ को मेमोराइज करने की बात नहीं होती, कोई चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, दैट मीन्स क्या होते हैं कि आप सीखने के प्रोसेस में है। तो इन्होंने क्या बताया है कि रटने की अपेक्षा क्या है कि सीखने पर या समझने पर, है ना, उस चीज़ों को समझने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। कोई चीज़ को आप आसानी से समझें, जिससे क्या होगा सीखने का प्रोसेस आपको सही तरीके से चल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अगर अधिकरण सीखने की बात करते हैं, रिसेप्शन लर्निंग की बात करते हैं, तो इसका जो 2 प्रकार होता है, पहला क्या होता है रटकर कोई चीज़ को अधिकरण करना, है ना, अपने में समाहित करना,
या अर्थपूर्ण अधिगम भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि कोई चीज़ों को समझ के, है ना, एक दूसरे से रिलेट करके अच्छी तरह से उस चीज़ को सीखना। तो इन्होंने 2 तरीके से इसको बताए हैं। तो इस बात करते हैं रट कर सीखना, है ना, कुछ चीज़ को रोट लर्निंग की बात की जा रही है। तो यह बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, जो सीखने वाला, जो लर्नर है ना, वो रट कर सीखने में क्या होते हैं, किसी भी पाठ को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ क्या होते हैं बार बार उसको दोहरा कर वो सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर निर्थक पदों की बात करते हैं तो सीखना जो है क्या होता है, अक्षर के जो अंक या युग को सीखना होता है। छोटे छोटे शिशु जो है वो नर्सरी क्लास में बोल सकते हैं, जो रैम्स उसको पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं सारी चीज़ों को वहाँ पे रटते हैं, उसको बार बार उसको दोहराते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होती है, रट कर यहाँ सीखने की बात कही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्वेंशन सीखना। तो अन्वेंशन सीखने की बात करते हैं, मतलब डिस्कवरी लर्निंग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो छात्र, जो भी स्टूडेंट होता है, उससे क्या होता है कि विभिन्न तरह का सामग्री उसको दे दिया जाता है, और वहाँ से क्या होता है कि वो पुराने कॉन्सेप्ट को, नए कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से मिलाकर, है ना, उसमें क्या होता है विभिन्न तरह का खोज करके, है ना, और फिर क्या होता है वहाँ से वो सीखना का प्रोसेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 2 तरह का चीज़ देखने मिलेगा जो आशुबेल ने बताए हैं। पहला क्या है, रटकर अन्वेंशन सीखना, और दूसरा क्या है, अर्थपूर्ण अन्वेंशन सीखना। जब रट के अन्वेंशन सीखने की बात होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे डिस्कवर किया जाता है, उसमें क्या होता है रट के किया जाता है। दैट मीन्स कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी है तो ऐसी होगी, ऐसी है तो ऐसी होगी, मतलब क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग मेमोराइज वहाँ पे कर लेते हैं। कुछ चीज़ें कैसे होती है जो समझना पड़ता है, समझ के वहाँ पे सारी चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसका रिजल्ट भी उसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस बात करते हैं इसी में कि अगर हम बात करते हैं तो 4 पॉइंट हो गया आपका, है ना, कि सीखने का जो सिद्धांत है जो आशुबेल ने दिए हैं वो कितने 4 तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें उस प्रकार से समझ में आती है। अब बात करते हैं कि आत्मसातकरण के जो प्रकार हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन की बात करते हैं, वो कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, हम बात करते हैं वो भी क्या होता है आपका 4 तरह की देखने को मिलेगा। पहला क्या होता है, अधीनस्थ सीखना। ठीक है, सब ऑर्डिनेट लर्निंग की बात करते हैं, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग की बात करते हैं, कोरिलेटिव लर्निंग की बात करते हैं, कॉम्बिनेशनल लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर सीखने की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती है दूसरे से आपको देखने को मिले। काफ़ी डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सब ऑर्डिनेट लर्निंग क्या होता है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग क्या होता है, कोरिलेटिव लर्निंग क्या होता है, और कॉम्बिनेशनल लर्निंग की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट हम लोग आते हैं सब ऑर्डिनेट लर्निंग, अधीनस्थ सीखने की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं किसी सामान्य नियम के तहत कोई नई चीज़ों को सीखता है। ठीक है, कोई सामान्य नियम है जिसमें जनरल रूल होता है, उसके बेस में क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझ सकते हैं कि समुद्र की बात करते हैं, अगर हिंदी में बोलते हैं समुद्र, तो समुद्र का बहुत सारा नाम होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन क्या होता है कि जब उसकी तुलना करने की बात करते हैं तो जनरल रूप से क्या होता है कि जो समुद्र के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ना कि आप निर्धरी की बात करते हैं या फिर इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका सब ऑर्डिनेट लर्निंग की बात कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। तो सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बहुत सारे संप्रदाय होती है, उसको एक साथ करके नए कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका महाकोटि सीखना या फिर सुपर ऑर्डिनेट कहलाता है। जैसे कोई विद्यार्थी ऐसा है, गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी इत्यादि के आधार पर क्या होता है नए कॉन्सेप्ट जान लेता है कि ये सारी चीज़ें कैसा है, पालतू जानवर है। ठीक है, इस चीज़ों को वहाँ से सीख लेता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ से सीखना हुआ, ये आपका सब ऑर्डिनेट लर्निंग कहलाया। मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम जान रहे हैं, गाय के बारे में जान रहे हैं, कुत्ता के बारे में जान रहे हैं, भैंस के बारे में जान रहे हैं, बकरी के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में लोग जान रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से रिलेट करता है, तो सारी चीज़ कैसी है, ये पालतू पशु है। समझ में आ गया होगा। इस बात करते हैं यहाँ पे संबंधात्मक सीखना, है ना, कोरिलेटिव लर्निंग की बात की जाती है। इसमें क्या होता है कि पहले जो सीखे हुए जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो नियम होते हैं, उसके साथ क्या होते हैं परिमार्जन, विवर्धन होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, मॉडिफिकेशन इनहेंसिंग किया जाता है, जिसमें क्या होता है जो भी चीज़ को सीखा हुआ उसको और ज़्यादा बेहतर रूप से सारी चीज़ों को समझने की बात की जाती है। जैसे कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पहले से जान रहा है कि देश प्रेम का अर्थ क्या होता है
है ना। देश प्रेम किसको कहते हैं, इससे क्या मीनिंग निकल के आता है, इसमें किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इसमें किस प्रकार का राष्ट्रगान है ना, इसका सम्मान किया जाता है, ये राष्ट्र पर्व क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में उसको जानकारी है ना। और तब क्या करेगा, जब इस सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी रहेगा कि देश प्रेम किसे कहते हैं, तो क्या करेगा, ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है ना, इस संपत्ति को अपना संपत्ति मान के उसका रख रखाव और उसको विभिन्न तरह के चीज़ों के बारे में अपना सहयोग देना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं क्या, सहसंबंध आत्मक सीखना। बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में, संयोजनात्मक सीखना, कॉम्बिनेशनल लर्निंग की बात करते हैं। तो संयोजनात्मक सीखने की बात की जा रही है या कॉम्बिनेशनल लर्निंग की बात की जाती है, तो इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी समान रूप से जो समारूपता के आधार पर क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी जो है पूर्व में जो भी चीज़ सीखा हुआ रहता है नए विचारों को, उस सभी के साथ में क्या करते हैं, संयोग करते हैं या फिर उसको एक कंबाइन में या फिर एक दूसरे से उसको मिलाते हैं और उसका एक सार्थक रूप से उसका निकल के आता है। देन क्या होता है कि सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सीख पाता है। जैसे क्या बोल सकते हैं कि जो छात्र है, कोई ताप है, कोई आयतन है या फिर ऊंचाई है, लंबाई, सभी के बीच में क्या होता है, सामान्यीकरण करने की बात करती है, सामान्यीकरण करने की कोशिश करता है। जब ये सारी चीज़ें इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो एक अर्थपूर्ण तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर पाता है, उसको एक दूसरे से कंबाइन कर पाता है और वहाँ से वो सारी चीज़ों को सीख पाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि शिक्षण में अनुप्रयोग, अर्थात ये जो भी एप्लीकेशन है तो उस चीज़ों को यहाँ पे आप सीख रहे हैं वो टीचिंग के अंतर्गत किस प्रकार से इस्तेमाल करना होता है। पहला बात करते हैं पाठ्य योजना या फिर लेसन प्लान। तो शिक्षक होते हैं, पहले क्या होंगे, उसको पहचान कर ही वहाँ पे एक छात्र को पहले से क्या जानता है उन सभी के बारे में पहले क्या जो है टीचर है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और वहाँ से क्या होगा, वो सारी चीज़ों को सिखाने की कोशिश करेगा। तो पाठ्य योजना में पहले क्या होता है, जो पूर्व सूचना जो होती है उसका सम्मिलित करना बहुत आवश्यक होता है। जिससे हम लोग इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते हैं ना, है ना, जब क्लास स्टार्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, एक से लेकर बोल सकते हैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन किया जाता है। तो करता है कि टॉपिक जो है वो टॉपिक से क्या होता है यहाँ पे रिलेट किया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे समझ पाते हैं कि ठीक इस टॉपिक को इस तरह से यहाँ पे रिलेट करके अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। तो ये बात कहा गया है कि जो भी चीज़ें पढ़ाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पहचाने कि वो जो छात्र है, वो जो स्टूडेंट है, वो कहाँ तक जानता है, कितना पहले जानता है, और उसके बाद उसको वहाँ पर रिलेट करके वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं उस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं कि छात्रों को व्यवहारिक या जीवन आधारित उदाहरण, जैसे कि गणित में प्रतिशत सभी लोग पढ़ते हैं, तो प्रतिशत पढ़ने से क्या होता है, समय में क्या होता है, किस प्रकार से उसको डिस्काउंट है या फिर GST, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जो अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन तकनीक की बात की जाती है, किस प्रकार से मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, स्थिरों का इस्तेमाल करते हैं। केवल रटवाने के बजाय वास्तविक जीवन से जोड़े गए जो प्रश्न होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके घर में कौन से कार्य लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, इस जैसे प्रश्न जो है, सारा प्रश्न क्या है, आपका मूल्यांकन जो तकनीक है इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। अगर शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। छात्रों को सोचने समझने की क्षमता के विकसित करने के हमेशा उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको हमेशा आगे बढ़ाते हैं और बच्चे को हमेशा नए इन्फॉर्मेशन और पुराने इन्फॉर्मेशन को या नए नॉलेज और पुराने नॉलेज को किस प्रकार से जोड़ना है उसके लिए हमेशा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जिस बात करते हैं इसके लिमिटेशन का, इससे क्या लिमिटेशन है, या जो सिद्धांत है, इससे थ्योरी है, छोटे बच्चे या कम अनुभव वाले जितने भी छात्र होते हैं उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले बात किसी की जाती है, प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं, पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। अगर बच्चे के पास पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो नए चीज़ों को वहाँ से नहीं सीख पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सभी विषय जैसे कि खेल, संगीत, कौशल जो शिक्षा होते हैं और इस सिद्धांत का जो लिमिटेशन की बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा सीमित होता है, क्योंकि सभी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते या फिर ना के बराबर कर पाते हैं। शारीरिक क्रियाओं की बात करते हैं ना, मोटर स्किल की बात करते हैं, तो इस अधिगम में इसका जो भाग की बात करते हैं, जो थ्योरी की बात की जाती है, इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया जाता है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।